हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुवर्ड 16। अब इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है जहां पे हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था और जहां पे हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी ये हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। उसी को आगे लेकर चलेंगे हम इस वीडियो में, जहां पे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो द रूल्स एंड रेगुलेशन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेजेंट डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेजेंट डे हमारा संविधान है, उसको शेप किया है। अब हमें ये पता है कि 200 साल भारत स्वतंत्र नहीं था, स्वाधीन नहीं था। 200 साल भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था। और पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन से, क्वीन एलिजाबेथ वन से उन्होंने चार्टर हासिल किया, चार्टर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिला कि वो इंडिया में आए और यहां पे ट्रेड करे और ब्रिटेन का कोई भी दूसरा कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगा। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में आएगा, ट्रेड करेगा और उसके एक्सचेंज में ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन को हर साल 40,000 पाउंड देगा। उसी के बारे में आज हम धीरे धीरे बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटिश टाइम में फॉलो हो रहा था वो क्या था और कैसे वो बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम अप हुआ उसको शेप किया। अब जो पॉलिटी ब्रिटिश टाइम में चल रहा था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था या जैसे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रूल्स चल रहे थे, तो उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी तो उस टाइम पे हम इसको कहते थे कंपनी रूल। सो अंडर द कंपनी रूल, और दूसरा अंडर द क्राउन रूल। तो पहले कंपनी रूल के अंडर जो पॉलिसीज फ्रेम अप हुए, जो रेगुलेशंस आए, वो हम देखेंगे। फिर क्राउन रूल के अंदर जो पॉलिसीज फ्रेम अप हुए वो हम देखेंगे। अब ये दो चीज जो मैंने बोला कि कंपनी रूल और क्राउन रूल, ये क्या था। अब देखिए, जब पहले तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो इंडिया में डायरेक्टली नहीं आई थी। पहले क्या आया था, एक ट्रेड कंपनी आया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पहले यहाँ पे वो लोग कमर्शियल अफेयर्स करते थे, कमर्शियल काम करते थे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, फैक्ट्री डाल लिया वहां पे, यहाँ से चीजें उठाया, फैक्ट्री में रखा, जिसको यूरोप में जाके वो बेचते थे, या यूरोप का कोई चीज है जो बहुत उम्दा चीज है कुछ, उसको लाके यहाँ पे इंडियन मार्केट में बेचते थे। ठीक है, तो ये उनका बेसिक काम था, कॉमर्स करना, ट्रेड करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक काम यही था। पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे, उनको गवर्नर्स कहा जाता है। तो मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे जो यहाँ पे आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो काम करते थे, जो इंडिया में आते थे, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे, अब भारतवर्ष तो उस टाइम पे एक नहीं था, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्य के छोटे छोटे राजा थे। तो ये जो राजा यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, इनको अगर थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए तो धीरे धीरे हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में घुस सकते हैं। और एक बार अगर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सब कुछ हमारे हाथ में आ गया तो हमारे लिए ट्रेड करना तो बहुत ईजी है। हम तो तब खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे इस कंट्री में, ताकि हमारे लिए ट्रेड करना ईजी हो जाए और हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट करना या हमारे लिए जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे और मैनिपुलेट करके इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हम चले जाए। तो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो आ रहे थे उस टाइम पे और वो ये सोच रहे थे और वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में घुस भी रहे थे। ठीक है, तो कहीं कहीं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये उनके अंडर आ गया। बैटल ऑफ बक्सर करके, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। वहां पे इन्होंने ट्रीटी साइन करे और ट्रीटी साइन करने के बाद जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह का दीवानी अर्थात रेवेन्यू अर्थात फाइनेंस चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ। अब रेवेन्यू बहुत बड़ी चीज होती है। रेवेन्यू और सिविल जस्टिस अगर किसी के अंडर चला जाए, किसी के हाथ में चला जाए, तो आप कह सकते हो कि वही फिर शासक है, वही बॉडी ही शासन कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉमर्स पहले ट्रेड करने आई थी वो धीरे धीरे शासक बन गई। ठीक है, तो ये हुआ था। ये जो स्पैन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ये स्पैन स्टार्ट होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जब तक सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ये नहीं हुआ। जब सिपाही म्यूटिनी हो गया और भारत के लोग जगह जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ आवाज उठाए, उसके बाद क्राउन को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भयानक गड़बड़ कर दी है इंडिया में। तो इसलिए तब क्राउन ने बोला कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ बीच में से, और पूरा का पूरा जो टेरिटोरियल पावर्स है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दम पे हासिल करी थी उस टाइम पे, वो पूरा का पूरा हमारे अंडर, मतलब क्राउन के अंडर पूरा ला दीजिए, और जो भी प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, अब हम भोग करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से निकाल दो, क्योंकि इसके वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, या इसके वजह से हमारा सिपाही म्यूटिनी हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो पॉलिसीज आए थे, पहले कुछ पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए आया था, और दूसरे कुछ पॉलिसीज जो उसके बाद सिपाही म्यूटिनी के बाद 1858 से जो पॉलिसीज आए थे वो आया था गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला जो दो हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया। एक है कंपनी रूल, इसके अंडर जो पॉलिसीज आए थे वो हम पढ़ेंगे, और दूसरा है क्राउन रूल। मतलब 1858 सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857, तो 1858 ऑनवर्ड्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे पहले हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो रूल्स आए थे कंपनी के अंडर, जो रूल्स आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने निमोनिक के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करी। निमोनिक मतलब एक ऐसा वर्ड, नी मो निक,
एक ऐसा वर्ड जिससे आप मतलब किसी भी चीज के पहले लेटर से आप एक कुछ अपना बना लेंगे जिससे आपको डायरेक्टली याद आ जाए। अब मैंने जैसे बनाया है कंपनी रूल के अंडर जो पॉलिसीज आए थे उसके लिए निमोनिक आपको जो याद रखना चाहिए वो है रेप C33 अब ये क्या है रेप C33 रिप C33 सॉरी रेप C33 अब आरई से क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ आरई से क्या है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आया था 773 में। ठीक, पी से क्या है नेक्स्ट वाला जो एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो हमें पढ़ना है वो है पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में। बिल्कुल ऑलमोस्ट देखो 10 साल के बाद आया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब बीच में दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट को लेके, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उसको ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए वही हम पढ़ेंगे। तो आरई से क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पी से क्या है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और तुम्हें इतना याद रखना चाहिए आप लोगों को कि ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स का फासला है इन दोनों में। ठीक, अब C33 क्या है, सी से है चार्टर एक्ट ऑफ 33 मतलब 1833। अब 1733 के बाद 1833 ही आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और C53 क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, ओके। अब देखो निमोनिक क्या है, कंपनी रूल के अंडर जो पॉलिसीज आए थे, 4 पॉलिसीज आए थे, उसको याद रखने का निमोनिक है रिप C33 रिप C33 रिप से आरई से क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पी से क्या है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बिल्कुल 10 साल का ऑलमोस्ट 10 साल का फर्क है, 83 होना चाहिए था, बस उसकी जगह पे 84 है। फिर C33 ये याद रहेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और फिर C53 ये क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, अब ये निमोनिक जब आपको याद हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, निमोनिक के बाद आपको हर एक एक्ट का उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब पहले जो एक्ट है इन 4 एक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब उसके लिए अब ये जो एक्ट्स है इन एक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, C33 से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और C53 से चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, अब आता है इन एक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना। अब देखो इन एक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि वो एक्ट्स क्यों लेके आया गया। ठीक है, वो एक्ट्स क्यों लेके आया गया ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके प्रोविजंस के बारे में, उस एक्ट में बोला क्या गया है, उसके फीचर्स और प्रोविजंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे अगर कोई स्पेशल नोट है उस एक्ट के बारे में, अगर कोई स्पेशल नोट्स है कि हमें 1-2 पॉइंट याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है किसी भी प्रीलिम्स में, या अगर ये एक्ट लिखने के लिए आ जाए तो उसके इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, तो ऐसे 1-2 पॉइंट्स पढ़ेंगे अगर है तो। अगर नहीं है तो हम उसके लिए जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। अगर स्पेशल पॉइंट्स कुछ याद रखने वाला है तो हम उसे स्पेशल नोट्स में डाला हुआ है, 1-2 पॉइंट्स है उसको जान लेना जरूरी है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस में पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और 2 चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आप सिर्फ एक वर्ड, इस वर्ड को याद रखना, रेगुलेट, ये वाला जो वर्ड है इस वर्ड को याद रखना, जो कि जो नाम है एक्ट का नाम है उसमें ही है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें जो वर्ड रेगुलेट है, इससे आप एक चीज याद रखना कि इस एक्ट का मेन काम था रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना, अब यहाँ पे एक स्टोरी सुनो। उस टाइम पे जब ब्रिटिश आ गए इंडिया में और वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, एकदम से उनको सूझा कि ट्रेड करते करते क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही अपने हाथ में ले लें, ताकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनिपुलेट कर सके, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनिपुलेट कर सके, और मैनिपुलेट करके मार्केट को जो है वो हम अपनी तरफ खींच लेंगे, ताकि पूरा का पूरा मार्केट हमें मिल जाए, और जब जहां पे जो हमें बेचना होगा या जो हमें उठाना होगा सब कुछ हम कर पाए विदाउट एनी हैसल। तो ये जब हम कर पाएंगे तो हमारा जो मुनाफा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत बेहतरीन होगा। ये बेसिक मोटो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब वो इंडिया में आए ये सब सोच के वो अपना काम कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि उस टाइम पे सिर्फ इंडिया तो नहीं था, यूरोप से निकल के बहुत सारे पावर्स डिफरेंट पार्ट्स में चले गए थे। ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उस टाइम पे जो यूरोपियन यूथ थे उनके मन में बाहर निकलने का और बाहर निकल के ट्रेड करने का बड़ा शौक चढ़ा था, और सारे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, वास्को दा गामा हो गया, ये डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां से निकले और अलग अलग दिशा में चले गए और अलग अलग मार्केट्स ये कब्जाने लगे। तो जैसे अमेरिका का मार्केट हो गया, ईस्टर्न साइड में आ जाओ, इंडिया तो था ही, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है, तो ये सारे जो अलग अलग दिशा में मार्केट्स है ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, जैसे ब्रिटेन के अलावा उस टाइम पे फ्रांस रूल कर रही थी, डच मतलब नॉर्वे रूल कर रही थी, फिर पोर्टुगीज, ये सब रूल करके गए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये सारे जो पावर्स थे इनके साथ कॉम्पिटिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, वो ब्रिटिश कंपनी तो और भी थे ही, इसके अलावा यूरोपियन अलग कंपनीज थे, तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ऐसे उस टाइम पे ट्रेड कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा मत सोचो कि उनका कोई तोड़ नहीं था, उनको भी बहुत सारा मार्केट कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ही कंपटीशन एक आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इधर इंडिया में उनका मार्केट था और इसके अलावा अमेरिका में भी उनका मार्केट था।
ठीक है। अमेरिका के जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जहां पे डिस्कवर किया था वहां पे भी ये लोग टी, इनका बेसिक मार्केट था चाय का, टी का, ठीक है। चाय का बिजनेस इनका ज्यादा उम्दा था और चाय के बिजनेस से ही इनके पास मैक्सिमम रेवेन्यू आता था, ठीक है। अब जब इंडिया में वो लोग चाय का बिजनेस कर रहे थे, साथ ही साथ वो अमेरिका के मार्केट में भी चाय का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का मार्केट ईस्ट इंडिया कंपनी लूज करने लगा, उसके हाथ से अमेरिका का मार्केट निकलने लगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे डच मतलब नॉर्वे, नॉर्वे जो हाँ माफ करना, नॉर्वे नहीं, डच नीदरलैंड्स होता है, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो मार्केट था वो धीरे धीरे नीदरलैंड मतलब डच स्मगल्ड टी, उसने कब्जा लिया था अमेरिका का मार्केट। स्मगल्ड टी मतलब डच जो ट्रेडर्स थे वो उस टाइम पे टी स्मगल कर रहे थे, जिसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था पर वो बहुत चीप था, और अमेरिका में वो वाला जो टी है वो धीरे धीरे लोग खरीदने लगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो टी वहां पे मार्केट कर रही थी वो उसका शेयर चला गया, वो मार्केट वहां पे नहीं कर पा रही थी उसका, अमेरिका धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गया। और बहुत सारा टी जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोक्योर किया था वो टी वेयर हाउस में सड़ने लगी। जो ब्रिटेन का फैक्ट्री है ना, जो फैक्ट्री बोला जाता है वो उनका स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, जहां पे वो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे गुड्स जो है वो स्टोर करते थे। तो ये वाला जो चीज है, ये टी बहुत टन्स ऑफ जो टी है उनके वेयर हाउस में वो सड़ने लगी, ठीक है। अब ऐसे में एक तो उनका टी जो है वो खराब हो रहा था, और ऊपर से जिस जिस शर्त पर एक्सक्लूसिव चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जो हमारा क्राउन है, मतलब ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, क्वीन है, जो एक्सक्लूसिव चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दिया था कि आपको इंडिया दिया जाता है और बदले में आप हमें 40,000 पाउंड ईयर के एंड में देंगे एज अ रेवेन्यू। आप जो एक्सक्लूसिव ट्रेड कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सक्लूसिव ट्रेड कर रहे हैं आप इंडिया में, उसके बदले में आप हमें 40,000 पाउंड देंगे क्वीन के रेवेन्यू में, क्वीन के ट्रेजरी में। तो वो दे नहीं पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब अमेरिका का मार्केट चला गया तो ये बेसिक जो डील का जो बेसिक अमाउंट ही है वो दे नहीं पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब वो ये दे नहीं पा रहे थे, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी था और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी था। क्यों? क्योंकि इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल और काफी रिच पीपल थे। उस टाइम पे जो रिच पीपल थे, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। बहुत सारे क्राउन के हायर्स भी, जो नोबल्स थे, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। तो जब ये लोग इन लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है और शेयर के अमाउंट भी वापस नहीं दे पा रही है, फॉरगेट अबाउट कि जो वो अमाउंट है जो क्राउन को देना है वो भी तो नहीं दे पा रही है, तो तब इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया और कहा कि आप धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में जाइए, मतलब उसके जो रेगुलेशन में आप अपना हाथ डालिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से रेगुलेट कीजिए, ताकि आपका खुद का जो रेवेन्यू है वो तो आए ही, और हमारा जो रेवेन्यू है एज शेयर होल्डर्स, हमें जो मिलना चाहिए वो भी हमें मिले। तो इन सारे मैनिपुलेशन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर क्या सोचा कि भैया एक एक्ट निकाल देते हैं। एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और इस एक्ट के द्वारा हम ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको कंट्रोल करते हैं, उसके जो अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स जो वो इंडिया में चला रही है, इसको जरा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से इसका खुद का तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, इसका खुद का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना सारा टी जो है वो सड़ रहा है, और ऊपर से हमें ये जो इनको रेवेन्यू देना है, हमें जो पैसे देना है वो भी ये दे नहीं पा रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर सोचा कि एक एक्ट निकाल दो। तो 1773 में यही एक्ट आ गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। अब ये स्टोरी आपको समझ आ गया कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसी को ही देख सकते हो, मैंने पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, थ्रू दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पहले इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप है जिसके द्वारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल अफेयर्स है इंडिया में उसको रेगुलेट करना चाहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ स्टेट ऑफ प्रेशर। हमने अभी डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ स्टेट ऑफ प्रेशर बिकॉज़ इट कुड नॉट पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट ऑफ 40,000 पाउंड to the British Crown in lieu of the charter of exclusive trade rights in India that was given to the company by the Crown in 1600। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। 1600 में एक एक्सक्लूसिव चार्टर दिया गया था क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस चार्टर में ये था कि आप एक्सक्लूसिवली इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, ब्रिटेन का कोई और कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आप खुद जाके वहां पे ट्रेड कीजिए और आप ही वहीं पे ट्रेड कीजिए, किसी और को जाने की जरूरत नहीं है, पर बदले में आप हमें 40,000 पाउंड देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब वो 40,000 पाउंड अगर आप देखोगे अभी के हिसाब से वो 47.1 मिलियन है, मतलब सोचो कि काफी ज्यादा अमाउंट एक ब्रिटिश ट्रेजरी में जा रही थी इंडिया के ट्रेड से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है। पर अब धीरे धीरे कंपनी की मार्केट लूज करती गई और ये वाला जो अमाउंट है, जो बेसिक अमाउंट है, वो पे नहीं कर पा रही थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैड लॉस्ट मेजर शेयर ऑफ इट्स टी मार्केट टू द स्मगल्ड डच टी इन अमेरिका। अब नीदरलैंड से स्मगल्ड टी आ रही थी जो अमेरिका में धीरे धीरे वो चीप थी, तो अमेरिका का मार्केट उसने ले लिया। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अमेरिका का मार्केट जो है वो उसके हाथ से हट गया, और इट हैड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टी रॉटिंग इन ब्रिटिश वेयर हाउसेस। तो अब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टी स्टोर किया था अपने फैक्ट्री में, अपने वेयर हाउसेस में, तो वो उसको अभी वो सड़ रही है ना। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पहला स्टेप लिया। और अब आता है, थ्रू दिस रेगुलेटिंग एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेव इट फ्रॉम द लॉसेस as many of the influential people were stakeholders in the company apart from the crown's own financial benefits from the company। अब क्राउन का तो खुद का फाइनेंशियल बेनिफिट अटका हुआ था ही, इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जिनका शेयर था। अब क्योंकि इनका शेयर था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो इनके शेयर से जो इनको अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो
अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हमें तो पैसे चाहिए और साथ में हमारे ये जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है जिनके वजह से हमारा भी राज्य चल रहा है, तो इनके पैसे भी अटके हुए हैं, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आओ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल, दोनों अफेयर्स को संभाला जाएगा। ठीक है, इन दोनों अफेयर्स को संभाल के हम रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हम संभालेंगे। ठीक है, इतना बैकग्राउंड हमें समझ आ गया। तो बस एक रेगुलर वर्ड को अगर आप याद रखोगे, और ये जो स्टोरी है कि मार्केट धीरे धीरे नीदरलैंड के पास चला गया, डच के पास चला गया, ये स्टोरी अगर आप याद रखोगे तो आप जो पहला भूमिका है, पहला जो अगर आपको ये लिखना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहीं पे, तो पहले आप इससे ही स्टार्ट करोगे कि व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें ये 4-5 पॉइंट लिख दोगे, फिर आगे चल के फीचर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एक्ट का क्या होता है, फीचर्स या उसके प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस को याद रखने के लिए क्या निमोनिक आपको याद रखना है, जीएसबीसी। जीएसबीसी। अब देखो, आपको लगेगा कि ये कैसे याद रखेंगे हम, पर आप इसको जब 2-3 बार ऐसे देखोगे ना, अपने मन ही मन इसको दोहराओगे, तो आपको धीरे धीरे ये निमोनिक याद होता जाएगा। जैसे रेप, अभी अगर हम फिर से रिवाइज करें, क्या था, रेप C33 C53, ये पूरा 4, 1 P से 2, 3 C33 थर्ड और C53 4, ये 4 एक्ट्स हो गए। ये 4 एक्ट्स हो गए कंपनी रूल के, मतलब कंपनी रूल जब था ये 4 एक्ट्स थे। और ये 4 कौन कौन थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये 4 एक्ट्स हो गए। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट में उसके प्रोविजंस को याद रखने के लिए पहले तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को याद रखने के लिए एक वर्ड ही काफी है, रेगुलेट, जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम में ही आ रहा है। रेगुलेट याद रखोगे तो पूरा आपका जो हिस्ट्री है, जो अभी स्टोरी हमने पढ़ा, तो वो याद आ जाएगा। और प्रोविजन को याद रखने के लिए जीएसबीसी, ये याद रखना, जीएसबीसी। अब ये जीएसबीसी प्रोविजंस ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वाला वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजंस के लिए अगला वीडियो जो आ रहा है वो देखिए, उसमें ये जीएसबीसी है क्या और इसको इस निमोनिक से कैसे हम प्रोविजंस को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा लेक्चर 3 होगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।